और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सचिव सहकारिता मंत्रालय श्रीमान ज्ञानेश कुमार जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां पर उपस्थित हुआ हूं। नाबार्ड के अध्यक्ष श्रीमान साजी जी, नाबार्ड के प्रबंध निदेशक श्रीमान सूर्य कुमार जी, और आज के कार्यक्रम में सुबह से यहां पर उपस्थित नाबार्ड से जुड़े हुए, सहकारी समितियों से जुड़े हुए और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और ग्रामीण विकास बैंक से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नाबार्ड का 42वां स्थापना दिन है और स्थापना दिन किसी भी संस्था के लिए अपने अचीवमेंट्स की यादों को एंजॉय करने का दिन होता है। और इसके साथ साथ स्थापना दिन अगले साल के हमारे लक्ष्यों को तय करने का, अगले साल के हमारे संकल्पों को तय करने का भी एक दिन होता है। जहां तक नाबार्ड के अचीवमेंट की मैं बात करूं तो 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो, उस देश की कल्पना नाबार्ड के बगैर की ही नहीं जा सकती। तो 4 दशक में और विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश के खेती, एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं और 1.5 दशक से इस देश के स्वसहाय जुटों की विकास की रीढ़ की हड्डी ने नाबार्ड सिद्ध हुई है। आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांव का भी विकास हो रहा है। गांव भी आधुनिक बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं, गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा कृषि में है। हमारी कृषि व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और विश्व भर में अपना लोहा मना रही है। और कृषि अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से कोऑपरेटिव इसके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी गतिविधि है जिसको कृषि से कभी अलग नहीं किया जा सकता। और उसके साथ साथ गांव के हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और विशेषकर माताओं को, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वसहाय जुटों के जो रचनाएं हुई, उनको अपने पैर पर खड़ा करना और स्वाभिमान के साथ समाज में प्रस्थापित करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारिता की रीढ़ की हड्डी जैसी संस्था नाबार्ड को इस मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं, देश के ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए। नाबार्ड ने कई क्षेत्रों में नए नए काम ये 42 सालों में निरंतर रूप से शुरू किए। विशेषकर रिफाइनेंस और कैपिटल फॉर्मेशन के काम को नाबार्ड ने खूब अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया। जहां तक रिफाइनेंस का सवाल है, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अब तक 8 लाख करोड़ रुपया नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गया है।
खेती की जरूरियातों को, किसानी की जरूरियातों को पूर्ण करने के लिए, एग्री प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए, इसके अंदर विविधता लाने के लिए, ढेर सारे प्रयोगों को स्थान देने के लिए अनेक विविध योजनाओं के तहत नाबार्ड ने 12 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में रिफाइनेंस किए। अब इस डेटा को सरलता के साथ नाबार्ड की शुरुआत से अब तक आगे बढ़ाएं तो चकाचौंध करने वाली सिद्धियां सामने आती है। ये 42 साल में नाबार्ड ने 14% के वृद्धि दर के साथ 20 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रिफाइनेंस करने का काम किया। ये जो सिद्धि है, इसके बगैर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जहां तक ऋण का सवाल है, मैं कुछ आंकड़े कंपैरेटिवली इसलिए बताना चाहता हूं कि जिससे हमें हमारी ताकत का अंदाज आए और आने वाले लक्ष्य तय करने में हम गलती न कर दें। लक्ष्य ऐसे तय करने चाहिए जो सभी साथियों को काम करने का हौसला दे, दौड़ने की प्रेरणा दे और विजय के विश्वास का संचार करें। 1982 में शॉर्ट टर्म लोन्स एग्रीकल्चर फाइनेंस में 896 करोड़ रुपया था, पूरे देश का सिर्फ 896 करोड़ रुपया। और आज 1,58 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम नाबार्ड ने। 1,58,000 करोड़। ये छोटे किसान को बेचारे को मालूम नहीं है कि इसकी 1.5 एकड़ जोत के अंदर उसको जो 15,000 रुपया मिला है, ये किस व्यवस्था से आया है। मगर ये 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जोड़कर जब पूरे देश का योग बनाते हैं तो 1,58,000 करोड़ रुपया आज फाइनेंस हो चुका है। लॉन्ग टर्म लोन्स 1982 में सिर्फ 1 करोड़ रुपया थी, उसको 2300 करोड़ तक पहुंचाने का काम नाबार्ड के माध्यम से हुआ है। मित्रों, मैं इसलिए बताता हूं कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हैं। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल समाप्त हो गए और देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है कि हर क्षेत्र में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तब हम कहां होंगे, वो लक्ष्य तय करना है। और मैं मानता हूं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का, देश की एग्रीकल्चर के विकास का, देश की कोऑपरेटिव व्यवस्था के फाइनेंस के विकास का और देश के स्वसहाय जूथों को और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का लक्ष्य नाबार्ड के अलावा कोई तय नहीं कर सकता। और ये लक्ष्य आपको आपके अचीवमेंट्स को ध्यान में रखकर तय करना पड़ेगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत 5 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है। इरिगेशन की बात करें तो नाबार्ड के माध्यम से 41 मिलियन हेक्टेयर भूमि इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के नीचे आई है, जो टोटल इरिगेटेड लैंड का 60% है। इसका मतलब देश में 10 हेक्टेयर भूमि इरिगेट होती है तो उसमें से 6 हेक्टेयर भूमि आपके पुरुषार्थ और आपके योगदान से हुई है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको भी एक अंदाज होना चाहिए
कि देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राण पूरने के लिए नाबार्ड ने कितना बड़ा योगदान किया है। वेयर हाउसिंग की बात करें, विशेषकर तहसील कक्षा के और ज्यादा से ज्यादा जिला कक्षा के वेयर हाउसिंग में, इसमें 13 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता के वेयर हाउसिंग नाबार्ड के फाइनेंस से खड़े हुए हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की बात करें तो लगभग 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को आपने फाइनेंस किया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त पोषण का कार्यक्रम, माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा कार्यक्रम कोई है तो 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुपों को फाइनेंस करना। और ये सिद्धि भी आपके माध्यम से देश ने प्राप्त की है। जब किसान क्रेडिट कार्ड की कल्पना की गई, मैं उस वक्त पैक्स का चेयरमैन था। जब परिपत्र आया तब मैं सोचता था कि इस देश में ना कनेक्टिविटी है, ना कंप्यूटर है, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे होगा। परंतु आज लगभग 7.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड ने देने का काम समाप्त किया। 7.5 करोड़ किसानों को। हाँ, उस वक्त कंप्यूटर नहीं थे तो पासबुक दे दी, मगर अकाउंट का व्यवहार क्रेडिट कार्ड जैसा कर दिया। और अब कंप्यूटर भी आएंगे, ऑनलाइन भी बैंकें जुड़ेगी, पैक्स भी ऑनलाइन जुड़ेगी। और आज ही मैंने क्रेडिट कार्ड बहनों को दिया है, जो हमारी दूध के उत्पादन करने वाले गांवों की बहनें हैं, एक क्रेडिट कार्ड लेकर जाकर मॉल के अंदर स्वैप करेगी, तब मॉल वाला भी तनिक देखता रह जाएगा कि किस प्रकार से मेरी ग्रामीण बहनें मार्केटिंग बाजार के अंदर से खरीदी करती हैं। और लगभग पीएम किसान से सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हमने कवर करने का लक्ष्य रखा है। लगभग नाबार्ड के पास देश में 7,000 एफपीओ है, जो कृषि उत्पाद को, किसान को कृषि उत्पाद का अच्छा भाव मिले और कम दाम में अपने उत्पाद को बेचना न पड़े, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और सहकारिता विकास निधि की स्थापना 92-93 में हुई। सिर्फ 10 करोड़ के कॉर्पोरेट से ये निधि की स्थापना हुई थी। आज लगभग 293 करोड़ ये कॉर्पोरेट हो चुका है। ये बताता है कि कितने खंत के साथ आपने काम किया है। और अब नाबार्ड को आज के दिन के बाद आप सभी को तय करना है कि आगे के 25 साल में नाबार्ड कहां पहुंचेगा। ये संकल्प का वर्ष है और अमृतकाल 75 से 100 साल की यात्रा, इस संकल्प से सिद्धि के 25 साल है, अमृतकाल है। मेरा नाबार्ड के अध्यक्ष जी से आग्रह है कि नाबार्ड के लक्ष्यों की तय करने के लिए नाबार्ड का बोर्ड ही सिर्फ तय न करे, नाबार्ड के हर कर्मचारी से फॉर्म भराकर लक्ष्यों के बारे में मांग की जाए। हमारे पास्ट परफॉर्मेंस और आने वाले समय में देश की जरूरियातों को ध्यान में रखकर गर्व के साथ, हौसले के साथ लक्ष्य तय किए जाए और 25 साल के लक्ष्यों को 5-5 साल के रिव्यू टाइम के साथ तय किया जाए और 5 साल के लक्ष्य को ईयरली रिव्यू के साथ तय किया जाए। अगर इतनी डिटेल व्यवस्था के साथ हम लक्ष्य तय करते हैं तो नाबार्ड पर मुझे भरोसा है मित्रों, नाबार्ड ये लक्ष्य निश्चित रूप से सिद्ध कर लेगा।
परंतु जरूरत है लक्ष्यों की सिद्धि के लिए हौसले के साथ आगे आने की जरूरत है। लक्ष्यों की सिद्धि के लिए और लक्ष्य तय करने के लिए दूरंदेशी के साथ आगे आने की। और हमारे यहां देश में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने का संकल्प नाबार्ड के अलावे कोई नहीं ले सकता, कोऑपरेटिव संस्थाओं के अलावे कोई नहीं ले सकता। और मैं मानता हूं कि 42वें स्थापना दिन पर आज नाबार्ड आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से आजादी के अमृतकाल के लक्ष्य नाबार्ड ने तय करने चाहिए। मित्रों, एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। 10 किसान भाई बहन आज यहां पर आए थे। अब तक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रुपए डेबिट कार्ड देते थे, क्रेडिट कार्ड नहीं देते थे। आज एक नई शुरुआत हुई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने डेबिट कार्ड के साथ साथ रुपए क्रेडिट कार्ड देने की भी शुरुआत की। ये बनासकांठा जिले की एक गरीब महिला के मुझे लिखे गए पत्र में से ये शुरुआत हुई है। बनासकांठा जिले की एक गरीब मां ने मुझे लिखा था कि आप सहकार मंत्री बने हो, हम बहुत परिश्रम करके डेयरी में हर रोज दूध डालते हैं और शनिवार को हमारे पास साप्ताहिक पैसा आता है, परंतु बीच में पैसों की जरूरत पड़े तो हमारे पास निजी कंपनियों के, निजी बैंकों के क्रेडिट कार्ड है जो हमसे 30% सूद वसूलते हैं। आप लोग बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हो, 30% सूद, 30% इंटरेस्ट। मैंने माना नहीं, मैंने सचिव जी को कहा, मेरी ऑफिस को भी कहा कि भाई जरा जांच करिए, तो थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है। जब जांच करा तो ये बात सही थी, 30% सूद के साथ उनको क्रेडिट कार्ड दिए गए थे। तब हमने नए सिरे से एक कार्यक्रम का विचार किया जिसको अभी भारत सरकार ने घोषित नहीं किया है, कोऑपरेशन एमॉन्ग्स कोऑपरेटिव। सभी सहकारिता संस्थाओं के बीच में सहकार। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि वो महिला का बैंक अकाउंट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नहीं था, कोई निजी बैंक में था। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उसको क्रेडिट कार्ड नहीं देते थे। आज हमने 2 मॉडल जिले तय किए हैं गुजरात के। विगत 1.5 महीने से इस पर काम हो रहा है। पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जेठाभाई आहिर हमारे चेयरमैन साहब और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट बैंक के भी चेयरमैन साहब आए हुए हैं। सभी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मेंबर्स के बैंक अकाउंट हमने कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं और सभी दूध उत्पादक सोसाइटियों को बैंक मित्र बनाने का काम भी हमने कर दिया है। अब इसके माध्यम से रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी उनको मिलेंगे। जैसे ही उनका दूध का पैसा आएगा वही कार्ड में, वही अकाउंट में जमा हो जाएगा। उसको ज्यादा सूद नहीं देना पड़ेगा, 2%, 3% जो रेगुलर सूद है वही देना पड़ेगा। हमने तो किया था एक ग्रामीण महिला की पीड़ा को समझकर इसकी व्यथा दूर करने के लिए, मगर परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनासकांठा और पंचमहाल में लो कॉस्ट डिपॉजिट के सेविंग्स अकाउंट 5 लाख नए खुल गए। मित्रों, 5 लाख नए सेविंग्स अकाउंट खुल गए। माइक्रो एटीएम 2038 माइक्रो एटीएम वहां पहुंच जाएंगे और पहले ही साल में, ये 2 महीने की मैं बात कर रहा हूं, 2000 करोड़ रुपए की लो कॉस्ट डिपॉजिट की बढ़ोतरी ये 2 बैंकों में ही हुई है।
अगर देश भर की सारी कोऑपरेटिव व्यवस्था में कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव एक कंसेप्ट के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पैक्स से लेकर एपेक्स तक सारे व्यवहार का पैसा कोऑपरेटिव व्यवस्था में रहता है। तो मैं मानता हूं कि कोऑपरेटिव व्यवस्था के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज ये नई शुरुआत हुई है। ये दोनों बैंक के हमारे अध्यक्ष, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े हो जाएं, हम सब ताली बजाएं उनके लिए। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, 2014 से 2023 का ये 9 साल कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक 9 साल सिद्ध हुए हैं, मगर विशेषकर गरीबी उन्मूलन के लिए और कृषि के विकास के लिए जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का शासन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था के गरीबी उन्मूलन के लिए इन 9 साल में ढेर सारे काम हुए। कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये 9 साल में ढेर सारे काम हुए। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, परंतु अभी अभी 2 साल पहले मोदी जी ने इसमें एक और इनिशिएटिव लिया। देश आजाद हुआ तब से कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मांग थी कि केंद्रीय स्तर पर एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव मंत्रालय चालू किया जाए। नहीं था। मोदी जी ने फैसला करा और केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का निर्णय किया। और मेरा सौभाग्य है कि पहला सहकारिता मंत्री बनने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मित्रों, ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मोदी जी ने इस देश के हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी। 2025 तक हर गरीब को घर मिल जाएगा। 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी। प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। उसके घर में गैस पहुंचा दिया। जो गरीब ने अपने एक पीढ़ी के लिए स्वप्न दिखे थे कि मेरा भी घर हो, मेरे घर में भी गैस हो, मेरे घर में भी शौचालय हो, मेरे यहाँ स्वास्थ्य की कोई तकलीफ न हो, दोनों समय खाना समय पर मिल जाए, ये सारे स्वप्न मोदी जी ने 5 साल के बाद पूरे कर दिए। अब 5 साल में सारे स्वप्न पूरे होने के बाद इस देश के 60 करोड़ की आबादी, मानव स्वभाव है जब एक काम समाप्त होता है तो दूसरे का विचार आता है। अब उसको विचार आता है कि मैं भी 2 पैसे ज्यादा क्यों न कमाऊं। इतने बड़े देश के अंदर 60 करोड़ की आबादी देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़ी नहीं थी। मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोलकर इसका अर्थतंत्र के साथ एक रिश्ता, एक नाता कर दिया। अब इसको विचार आता है कि मैं अपने परिवार को क्यों समृद्ध न करूं, मगर समृद्ध करे तो कैसे करे, क्योंकि इसके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बगैर व्यवसाय कैसे करेगा। और अगर इसका कोई सरल हल है तो एक ही है, छोटी छोटी पूंजी को मिलाकर कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से बड़ी पूंजी कर इसको व्यवसाय में जोड़ना और वो कोऑपरेटिव के प्रॉफिट को इसके पास, इसके बैंक अकाउंट में वापस भेजना। एकमात्र रास्ता इसको समृद्ध करने का है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं गुजरात के दूध उत्पादन के कोऑपरेटिव मॉडल के। आज 36 लाख माताएं एक साल में 50,000 करोड़ रुपया कमाती है। किसी ने 100 रुपये से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई।
आप कल्पना कर सकते हो 100 रुपए की पूंजी लगाकर कोई व्यक्ति 50,000 करोड़ के प्रॉफिट का शेयर होल्डर बनेगा? कोऑपरेटिव व्यवस्था ही कर सकती है। समय के साथ साथ हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था चरमरा गई थी। कानून में समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। समाज में होते हुए, फाइनेंस के क्षेत्र में होते हुए आधुनिक परिवर्तनों को कोऑपरेटिव व्यवस्था ने स्वीकारा नहीं। नए डायमेंशन और नए डायनेमिक्स के साथ इसको आगे नहीं बढ़ाया। तो पूरी व्यवस्था को फिर से एक बार वही बेस का उपयोग करते हुए पुनर्जीवित करना और देश के 60 करोड़ लोगों को समृद्ध बनाने का एक तंत्र खड़ा करना, इसी के लिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य सिद्ध किया और इसीलिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 2 साल के अंदर हमने सबसे पहले पैक्स के अंदर ढेर सारे परिवर्तन किए हैं। नाबार्ड के सहयोग से भारत सरकार बजट दे रही है। नाबार्ड नोडल एजेंसी है। 63,000 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन विद सॉफ्टवेयर, जिससे पैक्स से लेकर नाबार्ड तक पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। पूरा बैंकिंग ऑनलाइन हो जाएगा, ऑडिट ऑनलाइन हो जाएगा और क्रेडिट भी ऑनलाइन मिलेगी। ये व्यवस्था हम 1 साल के अंदर पूरी करेंगे। इसके साथ साथ पैक्स के बायलॉज बदलने का काम किया। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाया। अब पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। आने वाले दिनों में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर हम आ रहे हैं। पैक्स जन आरोग्य केंद्र, मतलब सस्ती दवाई की दुकान भी पैक्स खोल पाएंगे। फर्टिलाइजर की शॉप भी पैक्स खोल पाएंगे। पीडीएस सिस्टम का हिस्सा भी पैक्स बनेंगे। पेट्रोल पंप भी खोल पाएंगे। गैस की एजेंसी भी पैक्स को मिलेगी और हर घर जल से नल, इसके मेंटेनेंस का काम भी पैक्स कर पाएंगे और पैक्स सीएससी भी बन पाएंगे और अब पैक्स बैंक मित्र भी बन जाएंगे। तो इस सारी योजनाओं को पैक्स के अंदर समाहित कर पैक्सी डेयरी होंगे, पैक्सी मछुआरा समिति होंगे और पैक्सी फाइनेंस की व्यवस्था होंगे। तो पैक्स को वायबल करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है और मैं मानता हूं कि सारी चीजों को अगर जमीन पर उतारना है तो नाबार्ड के सहयोग के बगैर नहीं उतार सकते। आज मैं नाबार्ड के टॉप ब्रास यहां पर बैठा है सबको कहना चाहता हूं। साजी जी ने कहा कि हम बैंक है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। बैंक तो अकाउंट की व्यवस्था है और सरकार के नियमों के हिसाब से है। आप बैंक नहीं हो, आप मिशन हो देश की ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने। नाबार्ड के हर कर्मचारी, हर अधिकारी ने मिशन मोड में काम करना पड़ेगा, मिशन के तहत काम करना पड़ेगा। गोवर्धन योजना, गांव में गंदगी करते हुए गोबर को अगर खाद में और ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो नाबार्ड के बगैर नहीं कर सकते। गांव के अंदर पूरे एग्रीकल्चर की दिशा और दशा दोनों बदलना है तो नाबार्ड के बगैर नहीं कर सकते। नाबार्ड जब अपने लक्ष्य तय करे तब सिर्फ फाइनेंशियल पैरामीटर्स न तय करे, यह भी तय करे कि भारत सरकार ने तय किया है कि 5 साल में 3 लाख पैक्स खोलेंगे, इसमें नाबार्ड क्या करेगा। यह भी तय करे कि कितनी गोवर्धन को हम रिफाइनेंस करेंगे। यह भी तय करे कितने कोऑपरेटिव एफपीओ हम बनाएंगे। यह भी तय करे कि प्रधानमंत्री भंडारण योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना बनने वाली है, किसान का अनाज अपने गांव के बाहर ही न जाए, इस प्रकार की व्यवस्था जो होने जा रही है, इसमें कहीं पर भी फाइनेंस की तकलीफ हम नहीं होगी। आपके लक्ष्य फाइनेंशियल पैरामीटर्स को तो करिए ही करिए, परंतु मानवीय लक्ष्य भी, ग्रामीण विकास के लक्ष्य भी आपने साथ में तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ बैंक नहीं हो, बैंक तो हो ही, साथ में एक मिशन भी है। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि मिशन
आप लोग उठाएं। हमने एक 3 बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई है। एक ऑर्गेनिक उत्पादों का किसान को उचित दाम विश्व के बाजार में मिले, इसके लिए बहुराज्य सहकारी जैविक सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। एक निर्यात कर हमारे कृषि उत्पादों को विश्व बाजार में पहुंचाने के लिए बहुराज्य सहकारी निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई। और हमारे परंपरागत बीजों का संरक्षण, संवर्धन और ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए भी बहुराज्यीय सहकारी बीज समिति भी बनाई है। भारत सरकार ने कोऑपरेटिव को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट को एक समान दर पर इनकम टैक्स की दृष्टि से लाने का काम लगभग 50 साल के बाद किया है। आज कोई भी कोऑपरेटिव संस्था कॉरपोरेट कंपनी के इक्विवेलेंट खड़ी है। हम इनसे स्पर्धा कर सकते हैं। चीनी मिलों के 10,000 करोड़ रुपए का कब का एक डिस्प्यूट चलता था, उसको भी हमने रिजोल्व करा है। सहकारी समितियों के अधिभार को 12% से कम कर 7% कर दिया। मैट को 18.5 से कम कर 15% किया है। ढेर सारे कोऑपरेटिव को खुले बाजार में आगे बढ़ने के लिए टैक्सेशन की दृष्टि से एनवायरमेंटल सपोर्ट देने का काम भी भारत सरकार ने किया है। आरबीआई ने भी इसमें बहुत सारा सहयोग किया है। कोऑपरेटिव बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा को 2 गुना कर दिया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों को रियल एस्टेट में ऋण देने की परमिशन दी है। डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए कोऑपरेटिव को प्रमाणित किया है। नई शाखाएं खोलने के लिए भी बड़े रिलैक्स नॉर्म बनाए हैं। वाणिज्यिक बैंकों की तरह एक मुश्त निपटान के लिए भी सर्कुलर कर दिया गया है। प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग लक्ष्यों के समय सीमा को 2 साल तक बढ़ाया गया। ढेर सारे सकारात्मक निर्णय भारत सरकार हो, रिजर्व बैंक हो, नाबार्ड ने लिए हैं। अब समय आ गया है आने वाले 25 साल में इसके माध्यम से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और नाबार्ड ने मिलकर इस देश के ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, इस देश की एग्रीकल्चर की व्यवस्था को और इस देश के दूध उत्पादन और मछुआरा समितियों को मजबूत करने का। और मैं आज यहाँ पर फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज आपका स्थापना दिन है। नाबार्ड के चेयरमैन साहब खुद छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर उनके तक सभी कर्मचारी के अधिकारियों के संकल्प को नाबार्ड का संकल्प बनाए और नाबार्ड एक संकल्प ले कि आने वाले 25 साल में इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम कहां पहुंचाएंगे और हम सब मिलकर इस संकल्प को सिद्ध करें। मैं आज फिर से एक बार बनासकांठा और पंचमहाल जिला के सभी दूध उत्पादकों को विशेषकर और सभी प्राथमिक सहकारी मंडी पैक्स को और प्राथमिक डेयरियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज से वो पूर्णतया कोऑपरेटिव व्यवस्था में समाहित हुए हैं और सबको क्रेडिट कार्ड भी मिल गया है। मैं फिर से एक बार कहता हूं, आप जरा बंद आंख कर देखना, कल्पना करना कि किसी मॉल में मेरे गांव की दूध उत्पादक बहन जब कार्ड स्वैप कर कुछ परचेज करेगी, उस वक्त उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ेगा। तो आज बहुत बड़ा काम हुआ है, एक नई शुभ शुरुआत हुई है और फिर से एक बार आपको 42वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। तो नाबार्ड के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ किसानों को नाबार्ड की ओर से क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा दी गई है और आज ज़िला कोऑपरेटिव बैंकों में क्रेडिट कार्ड की कुछ ज़िला कोऑपरेटिव बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी की गई है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अब तक 20 लाख करोड़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में फाइनेंस कर चुका है नाबार्ड, ये बताया गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि नाबार्ड को अब अगले 25 सालों का लक्ष्य तय करना है।
और साथ ही साथ अमित शाह ने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कई सारे काम किए हैं, कई सारे काम को उन्होंने यहाँ पर गिनाया भी।